वंदे मातरम बेटा, आप सभी को कैसे हो? चलो आज अपन अपना श्री गणेश करते हैं। किसका? एक रेगुलर स्टडी का 9th क्लास का। पूरे सारे चैप्टर जो भी हैं आपके, बिल्कुल यहाँ पे मैं आप लोगों को करवाऊंगा, बिल्कुल जीरो से करवाऊंगा। बट उस चीज में आप लोगों का कमिटमेंट एक मुझे चाहिए, क्या कि अब आप लोग ईमानदारी से पेन और रजिस्टर लेके बैठा करोगे और क्लास को रेगुलर लिया करोगे। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित है कि 20 तारीख से आपके हाफ ईयरलीज आ रहे हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि जो हाफ ईयरली वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें जितने चैप्टर्स पहले हाफ ईयरली से पहले अपन ले सकें। पर उसके लिए वो मेरी तरफ से तो हो जाएंगे बेटा, पर जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो फिर एग्जाम में कैसे करोगे? इसलिए ये जो 20 डेज आपके हाफ ईयरली के भी बचे हैं राजस्थान बोर्ड के बच्चों के लिए, और निश्चित है जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके भी बेसिक्स के साथ उनके भी एग्जाम्स निश्चित होनी है, तो उनके भी तो अपन कोशिश करेंगे कि अपन कुछ चैप्टर्स को उससे पहले तेजी से कर ले। परंतु वो चैप्टर्स मेरे द्वारा तो हो सकते हैं, बट आप जब तक उसको मेरे साथ साथ नहीं करोगे तो नहीं होंगे। तो बिल्कुल एक कमिटमेंट के साथ इस क्लास का श्री गणेश करने से पहले एक कमिटमेंट के साथ आपको बैठना है बेटा कि नहीं अब हम रेगुलर पढ़ेंगे, ठीक है? और बेटा क्यों, जब तक आप रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो कोई घोट के आपको पिलाया नहीं सकता। पर आप धीरे धीरे ठीक है, काफी कुछ बच्चों की आदत है और कई बच्चों की पढ़ने की आदत नहीं है, तो अब बेटा पढ़ने की आदत डाल लो, ठीक है? तो आज अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 6 है, लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है? चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। और कौन सा बेटा? लाइन्स एंड एंगल, ठीक है? और हिंदी मीडियम में रेखा एवं कोण, ठीक है बेटा ये। और हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे सोचा मत करो बेटा, अब ये टर्म्स तो क्या जो टेक्निकल टर्म्स है उनको तो मुंह पे लेना शुरू कर दो, है ना? ठीक है कि ये चीज ओके। अब बेटा निश्चित है कि ये जो वर्ड मैंने दो लिख दिया लाइन एंड एंगल्स, इनके बारे में काफी कुछ लोगों ने सुन रखा है, काफी कुछ लोगों ने, कैसे नहीं, आप मना तो कर ही नहीं सकते, सभी लोगों ने सुन रखा है। पर लाइन होती क्या है, एंगल होता है क्या है, वो बहुत कम लोगों को पता होगा। आपके में ऐसा नहीं, लाइन तो हम सबको पता है, क्या क्या पता है, ठीक है? अब जैसे मैंने यहाँ पे ये 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 अब बताओ, है तो आपकी नजर में तो तीनों ही लाइन है। अब बताओ इनमें से कौन सी लाइन है? इसको लाइन कहूं, इसको लाइन कहूं, इसको लाइन कहूं? ये पॉइंट्स दे देता हूं मैं, चलो। ये ए बी, बेटा इसको भी अपन कह देते हैं ए बी, और इसको भी कह देते हैं ए बी, ठीक है? अब बताओ क्या करें, किसको लाइन कहूं? इसको लाइन कह दूं, इसको लाइन कह दूं, या इसको लाइन कहूं? जी बेटा, लाइन क्या होती है? जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर, ठीक है, इसका तो ये एंड पॉइंट्स आपको मालूम है, एंड पॉइंट्स मालूम है, ठीक है? जब आपको किसी लाइन के एंड पॉइंट्स आपको माने टुकड़ा एक तरीके से, तो वो तो क्या कहलाता है, वो आपका क्या कहलाएगा? लाइन सेग। आपने देखा होगा कि इसमें एरो बने हुए, इसमें एक हेड में एरो बना हुआ, इसमें एरो बने हुए ही नहीं है एक तरीके से। तो ये जो चीज है बेटा, ये और एक ये चीज है और एक ये चीज है, ठीक। अब आपने देखा होगा इसमें दोनों साइड एरो बने हुए हैं, यानी ये समझ लो कि इधर भी एरो और इधर भी एरो है, तो यानी इसको मैं कितना, ये इधर भी कितनी बढ़ सकती है और ये इधर भी कितनी भी बढ़ सकती है। एरो का मतलब ये डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ये इधर भी जा सकता है और ये इधर भी कितना भी लंबा खींच सकता है। तो उस चीज को कंडीशन, इसको क्या कहेंगे अपन? लाइन कहेंगे। आगे बाद में ये पेन जो मेरे हाथ में है, एक स्ट्रेट फॉर्म में, लाइन फॉर्म में, और इधर भी समझ लो इस पे अगर मैं एरो बना दूं, यानी ये, तो ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, यानी इधर को कितना भी इसको लंबा लंबड़ की जैसे खींचते चलो वो लाइन हो गई एक तरीके से। वही बात में, तो यानी ये ए बी, और इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? ये एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो यानी ये ए बी। आगे बात में ये ए बी आपको एरो इस पे बना हुआ है, तो ये क्या होगा? ये तो क्या हो गई? लाइन हो गई, और इसकी ये ए बी, और इसके ऊपर बेटा ये डबल हेडेड एरो, इसको क्या बोलते हैं? डबल हेडेड एरो आपने बना दिया एक तरीके से, ठीक है? अब समझ लो कि वो जो लंबी लाइन थी उसमें से मैंने ये क्या, ये टुकड़ा, ये एक इमेजिन कर लो, कल्पना कर लो एक तरीके से, ये लाइन थी
उस लाइन में से ये मेरे सामने लाइन थी, उसमें से मैंने ये टुकड़ा काट दिया। ठीक है, ये टुकड़ा काट दिया तो इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट फिक्स है, यानी ए और बी। तो बेटा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगी लाइन सेगमेंट। क्या कहलाएगी, लाइन सेगमेंट। और इसको शो करने के लिए केवल आप बार शो करोगे इसके ऊपर। इसमें दोनों एरो क्यों बनाए, तो ये एरो सिंबल किसको शो करता है, ये दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट की तरफ कहीं भी जा सकती है। तो आई बात में, इसलिए हेड पे एरो लगा दिया, और वही ए बी है और ये भी ए बी है, और ये यानी इसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये आपको मालूम है, तो इसको ये कर दिया। और ये क्या कहलाती है बेटा, वन साइडेड वन हेडेड एरो है ना, यानी इसका इनिशियल पॉइंट तो मालूम, पर इधर इस डायरेक्शन में तक इसको कितना भी आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए तो इसको क्या बोलते हैं, रे। क्या बोलते हैं, रे। और इसको कैसे पढ़ेंगे, ये इस टाइप से। ये चीज आपको ध्यान रखनी लाइन के लिए। लाइन सेगमेंट हिंदी में अपन क्या बोलते हैं इसको, रेखाखंड। क्या बोलते हैं बेटा, रेखाखंड। रेखाखंड, ये क्या कहलाएगी, रेखा। और इसको क्या बोलते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ होगा, किरण। तो ये बेसिक डिफरेंस समझ में आना चाहिए आप लोगों के, कि लाइन के अंदर क्या होता है, डबल हेडेड एरो होता है, यानी ये दोनों डायरेक्शन में कहीं भी जा सकती है, दोनों दिशाओं में कहीं भी जा सकती है, किधर भी लंबा खींचा जा सकता है। और उस पूरी लाइन में से एक छोटा सा भाग ले लिया, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, जैसे ये ए और ये बी इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट हो गए, उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। और बेटा एक जगह से काट करके, इधर से काट करके और इधर ये लंबी छोड़ दी, यानी किधर भी जा सकती है एक तरीके से, वो क्या कहलाती है, रे यानी किरण कहलाती है। और इनका नोटिफिकेशन में अपन क्या यूज कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट को दिखाना होगा तो ए बी के ऊपर केवल बार, इसमें देखो हेडेड एरो नहीं लगाया मैंने, इसमें दोनों तरफ हेड लगा दिया, और इसमें एक तरफ यानी इस डायरेक्शन में जा रही थी, इस तरफ हेड लगा दिया ये। अब इस बुक के अंदर जब अपन बात करेंगे लाइंस की, रेस की, साइड्स की, इनकी बात करेंगे, तब मैं ये सिंबल्स को यूज नहीं करूंगा, इन सिंबल्स को यूज नहीं करेंगे अपन, हरी बात में। अब अपन सीधा क्या लिखा करेंगे, अब सीधा अपन ए बी ही लिखा करेंगे। अब वो लाइन के यहाँ पे लाइन सेगमेंट की ही बात होगी, है ना, तो अपन केवल सिंपल ए बी लिखा करेंगे, बार बार ये हेडेड एरो वगैरह, ये आपको बात है, ये बेसिक आपको बिल्कुल दिमाग में ध्यान में रखना है। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब बात आती है बेटा कौन कैसे फॉर्म होगा, ये तो लाइन हो गया। अब मान लिया कि एक रे यूं है और एक रे यूं है, ये जाकर के किसी ने किसी पॉइंट पे यानी प्रोड्यूस करते हैं अपन पीछे की तरफ, और ये जाकर के कहीं ने, तो एक कॉमन पॉइंट होता है कि नहीं होता, उस कॉमन पॉइंट को ये अपन ने ओ कह दिया, ठीक है, इन दोनों को होता है, यानी ये चीज यानी दो रेस से मिलके क्या फॉर्म होना है, एक एंगल फॉर्म होना है। कौन फॉर्म होना है, दो रेस से मिलके क्या फॉर्म होना है, एक एंगल फॉर्म होना है, ठीक है। 3 पॉइंट्स आपने वाले, एक होता है बेटा वर्ड, जैसे ये एक और ये दो, दो पॉइंट्स आपने लिए, दो पॉइंट्स आपने लिए, तो इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये एक ही लाइन में तो कहलाएंगे ये दोनों पॉइंट्स, है ना। अब मान लिया कि एक पॉइंट मैंने यूं लगा दिया, तो इनको आपस में मैं मिलाऊं, इनको आपस में अगर अपन मिलाएं तो ये एक लाइन में नहीं है ना, ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में, तो इनको क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अपन इसको बोलेंगे। और बेटा इस चीज को ध्यान में रखना, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो तो उसको क्या बोल देंगे अपन, क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। ये क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स, को लीनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ये तो हिंदी में कोलिनियर यानी संरेख, यानी एक ही रेखा पे तीनों पॉइंट उपस्थित हो, और ये क्या कहलाएगा, नॉन कोलिनियर संरेख, या है ना बेटा, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, तो ये नॉन कोलिनियर। तो कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का डिफरेंस समझ में आ गया। ये जब अपन एंगल की बात करते हैं, एंगल्स की जब अपन बात करेंगे, तो एंगल्स के बारे में आप लोगों ने खूब पढ़ा हुआ है। कहां पढ़ा हुआ है, खूब लोअर क्लासेस में करते हुए आए हो, कौन कौन से एंगल होते हैं, ठीक है। अब दो रेज आपके पास आ गई, तो एक तो होता है बेटा एक्यूट एंगल, होता है, कितने लोगों को मालूम है ये एक्यूट एंगल। एक फिर क्या होता है, राइट एंगल होता है, फिर और क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है,
और क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल होता है। और क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है। और क्या होता है? कंप्लीट एंगल होता है। ये नाम आप लोगों ने सुन रखे होंगे। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, राइट एंगल मीन्स समकोण। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इन वर्ड्स को अब दिमाग में बिठा लो। स्ट्रेट एंगल मीन्स सरल कोण, है ना। हो सकता है बेटा कोई ट्रांसलेशन में इसमें हो तो देख लेना। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब ठीक है, ऑब्ट्यूस का मीनिंग ध्यान नहीं आ रहा मेरे को हिंदी में, है ना, कि जो उससे पता जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल ये हो गया। ये अब देखो, न्यून कोण जो होता है जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से, न्यून कोण जो होंगे वो कोण 90 डिग्री से कम होंगे। अब वो कोण मान लिया कोई भी जो एंगल होगा, यानी एक्यूट एंगल हमेशा क्या होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे। राइट एंगल क्या होते हैं? जो 90 डिग्री के इक्विवेलेंट होते हैं वो क्या कहलाएंगे? 90 डिग्री वाले वो क्या कहलाएंगे? राइट एंगल्स कहलाएंगे, समकोण कहलाएंगे। सरल कोण यानी जिस एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होती है, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल जो होता है ना, वो क्या कहलाएगा? स्ट्रेट एंगल कहलाएगा, सरल कोण कहलाएगा। आई बात में? ऑब्ट्यूस एंगल बेटा क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से तो बड़ा होता है, यानी वो एंगल को अगर मैं थीटा कह दूं, और 180 से छोटा होता है। आई बात में? और 180 से जो बड़ा हो उस एंगल को क्या कहते हैं? अपन रिफ्लेक्स एंगल कह देते हैं, 180 से बड़े वाला एंगल। और कंप्लीट एंगल यानी 360 डिग्री, ये अपने क्या हो जाएगा? कंप्लीट एंगल्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये एंगल्स आपको ये देखने हैं। क्योंकि बेटा है ना, ये ऑब्ट्यूस एंगल अभी प्रॉपर हिंदी का वर्ड नहीं मिल रहा मेरे को, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल इनके प्रॉपर हिंदी के वर्ड नहीं मिल रहे मेरे को। ठीक है, ध्यान आएगा मैं बता दूंगा। पर आपको ये चीज से इससे समझ लो आप तो, कि एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम हो, राइट एंगल समकोण जो 90 डिग्री हो, स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण जो 180 डिग्री हो, ऑब्ट्यूस एंगल यानी जो 90 और 180 के बीच में हो, रिफ्लेक्स एंगल यानी 180 डिग्री हो से बड़े हो, और कॉम्प्लीट एंगल यानी 360 डिग्री। ये बात पकड़ में आ गई? ठीक है। कैसे? देखो बेटा, आप क्या होते हैं कि जैसे कि आपने एंगल किससे मेजर करते थे अभी तक? कंपास से बनाना सीख गए होंगे आप लोग। नहीं तो क्या होता? प्रोटेक्टर होता था शुरू में, जिसको क्या बोलते हो? चांदा बोलते हो आप, है ना, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से आप क्या होते हैं? देखो इस टाइप का ये बना हुआ रहता था आपके पास, और ये अब ये मान लिया कि इधर भी क्या, जीरो से ये करके ये 180 तक यूं लिखा हुआ रहता था, बीच में ये सेंटर, और इधर भी जीरो से, और ये 180। तो कई बार अपने पास कंफ्यूजन क्या हो जाता था कि यार सर इधर से गिने कि इधर से गिने, फिर इधर भी जीरो, इधर भी देखो जीरो, फिर 5 डिग्री, 10, 15, 20, बीच में 90 है ना, फिर ये ऐसे इधर भी जीरो, ये 0, 10 ऐसे चलता रहता था। क्या करें? तो कैसे मेजर कमेंट करना है? जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, तो आपको ये देखना है बेटा कि आपको किस पॉइंट पे एंगल बनाना है। अगर मान लिया इस पॉइंट पे एंगल बनाना है, तो इस प्रोटेक्टर को कहां रखेंगे? यहां पे रखेंगे। तो आपको कौन सी डायरेक्शन लेनी है? इस पॉइंट पे, नहीं लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट है, तो आप यहां रख करके लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट यानी ये डायरेक्शन आपको लेंगे। यानी एंगल मेजरमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? इसके लिए ये होगी। और इस पॉइंट पे अगर एंगल बनाना है, तो इसको कंपास को, इस सेंटर पॉइंट को, इसको यहां रखा, और आप डायरेक्शन आप कौन सी लोगे? क्लॉकवाइज लोगे, ये वाली डायरेक्शन। यानी इस पॉइंट पे अगर एंगल फ्रेम करना है आपको, तो डायरेक्शन कौन सी लेनी? क्लॉकवाइज लेनी है। ठीक है, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। और इस पे अगर आपको बनाना है तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये बेसिक ध्यान में रखनी है आपको। तो अब आपका वो कंफ्यूजन खत्म कि भाई प्रोटेक्टर पे 0 से 180 यूं भी लिखा होता है सर, 0 से 180 यूं भी लिखा होता है, तो किधर वाला ले में? तो आपको ये ध्यान रखना। ठीक है,
अब शेप की जब अपन बात करेंगे तो बेटा एक पॉइंट के ऊपर, जैसे अब ये स्ट्रेट ये सीधा रखा तो यानी ये, अब देखो मान लिया कि ये तो फिक्स पॉइंट आपने ले लिया, ये कोई फिक्स पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब आपने ये रे इसको यूं घुमाना शुरू किया, तो ये कभी यूं आई है, फिर कभी यूं आई है, कभी यूं आ गई, कभी यूं आ गई। अब यहां से ये जीरो से देखो, बिल्कुल समझ लो कि इसको एंगल को यहां रखा तो ये जीरो से ये उठी है, ये तो 0 डिग्री एंगल था, इसके ये दूसरी साइड भी इसके ऊपर आ जाए। अब दूसरी देखो, आपने यहां से इसके ऊपर आया, फिर ये आए, करते करते यहां पहुंच गए, फिर आपने ये, फिर ऐसे, और एक टाइम कैसा आएगा, वापस घूम के आप क्या आ जाओगे, वहां आ जाओगे। तो देखो इन पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, एक सर्किल पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, एक सर्किल कंप्लीट हो जाता है। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब एक पॉइंट पे एक राउंड के अंदर कितना एंगल बन सकता है, मैक्सिमम 360। क्यों, क्योंकि देखो आपके यहीं से देख लो आप, ये देखो कि ये कितना 90, ये फिर दूसरा 90, ये तीसरा 90, और बेटा ये चौथा 90 90 90 90 4 क्वाड्रेंट्स। तो अपन वो ग्राफ अगर अपन देखते हैं तो क्या था, ये 4 क्वाड्रेंट्स होता है कि नहीं होता, यूं समझ लो वो यही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 90 90 90 90 मिलके हो गया 360, यानी एक राउंड में मैक्सिमम कितना एंगल ट्रेस हो सकता है, कितना बन सकता है, 360 360 डिग्री का एक चक्कर के अंदर अपन कौन एंगल अपन बना सकते हैं, ठीक है। और टाइप्स के एंगल के बाद एक वर्ड होता है कौन सा, एडजेसेंट एंगल। अब जैसे बेटा देखो, ये कोई कॉमन पॉइंट है, एक रे ये ए और ये कोई बी है। अब एक रे ऐसी है, दो एंगल्स का अगर पॉइंट, एक पॉइंट कॉमन हो, एक एंगल तो ये वाला है, एक एंगल तो ये वाला है, और दूसरा एंगल कौन सा है, दूसरा एंगल आपका ये वाला है। तो इस एंगल का इनिशियल पॉइंट ये है और इस एंगल का इनिशियल पॉइंट भी यही है, तो दोनों एंगल्स का इनिशियल पॉइंट सेम है ना, ठीक है। यानी दोनों एंगल्स इस टाइप से हो कि उनकी एक साइड कॉमन हो। ये साइड कौन सी है, ये कॉमन है कि नहीं है, ये साइड, ये वाली साइड जो है इसको बोल देते हैं अपन, चलो सी। तो ओसी जो है बेटा, ओ ए ओ सी और बी ओ सी, दोनों के लिए ओसी कॉमन है ना, इस एंगल के लिए भी काम में आ रही है और इस एंगल के लिए भी काम में आ रही है। तो इसका मतलब ये इस टाइप के जो एंगल्स हैं जिनका एक इनिशियल पॉइंट कॉमन है, तो उनको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोल देते हैं, ठीक है। ये अपना एडजेसेंट, हिंदी का भी वर्ड ध्यान आ जाने दो मेरे को, तो ये एडजेसेंट एंगल्स आपके कहलाएंगे, ठीक है बेटा। अब मान लिया बेटा कि आपके पास जैसे ये ए, ये बी और ये कॉमन पॉइंट हो गया ये सी। अब कोई दो एंगल्स, अब इनडायरेक्टली देखा जाए तो बेटा ए ओ सी और बी ओ सी, ये भी क्या है, ये भी दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है कि नहीं है, ये दोनों भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है। पर अगर टू एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो, आई बात में, तो लीनियर पेयर बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, आई बात में, इसको क्या बोल देंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स अपन बोल देंगे। ये बात पकड़ में आ रही है आप लोगों के, ठीक है। अब बात आती है बेटा कि आप बात कर रहे थे, अब देखो ये 0 से लेके 90, 0 से लेके 90, यहां से 0 करते 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 क्या हो गया 90। तो इस वाले भाग के अंदर जो भी एंगल आएगा वो क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। आप देखो तो हमेशा शेप कैसे होते हैं, न्यून कोणों की शेप कैसे होते हैं, ये तो ये सारे, ये पार्ट क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल का पार्ट कहलाएगा। ये वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा, ये राइट एंगल कहलाएगा, ये 90 डिग्री, ठीक है। फिर ये 90 से ज्यादा और 180 से कम, यानी इस वाले पोर्शन के अंदर, किस पोर्शन में,
इस वाले पोर्शन के अंदर वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा, अधिक कोण। हाँ, ऑब्ट्यूस एंगल को अधिक कोण, ठीक है, ये ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। इस वाले पोर्शन की बात आ जाती है, यानी 290 ये, अच्छा फिर ये चीज लाइन क्या कहलाएगी, इस एंगल की अपन बात करूं तो ये पूरा एंगल क्या कहलाएगा, ये वाला, ये पूरा क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा, सरल कोण। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या है, सरल कोण, ठीक है। ठीक, अब बेटा इस क्वाड्रेंट पे, इस वाले चतुर्थांश में आ जाते हैं अपन, यहाँ पे आते हैं, यानी 180 से ज्यादा। अब समझना इस चीज को। अब मान लिया कि कोई एंगल इस टाइप से है, ये ले लेते हैं, ये वाली कैलकुलेशन ये। अब इसमें दो, एक तो एंगल यो भी बन सकता है और यो, परंतु ये एंगल लेने के लिए 180 से ज्यादा, तो ये तो क्या होगा, ये 180 से कम होगा, तो ये वाला एंगल इस तरफ से देखा जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, जो 180 से ज्यादा होते हैं। रिफ्लेक्स का भी हिंदी वर्ड आ जाएगा मेरे दिमाग में, तो मैं आपको बता दूंगा। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स, यानी जो 180 से ज्यादा होते हैं। तो आप तो दिमाग में इतनी सी बात रखना, और फिर ये राउंड लेकर के ये कंप्लीट यहाँ आ जाता है तो क्या होता है 180 डिग्री, 360 डिग्री, यानी इसको कंप्लीट एंगल अपन बोल देते हैं एक तरीके से। तो कुल मिलाकर के मोटी बुद्धि से आपको क्या याद रखना है, एंगल्स की जो टाइप्स की अपन बात करेंगे तो ठीक है, एक न्यून कोण होता है, एक्यूट एंगल होता है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है, एक समकोण होता है, राइट एंगल होता है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है, एक एंगल होता है 90 से ज्यादा और 180 से कम जिसको ऑब्ट्यूस एंगल बोल देते हैं या अधिक कोण बोल देते हैं एक तरीके से। फिर एक 180 डिग्री एंगल होता है जिसको क्या बोल देते हैं, सरल कोण बोल देते हैं या स्ट्रेट एंगल बोल देते हैं। फिर एक एंगल कौन सा होता है जो 180 से ज्यादा हो, 360 से कम हो, तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, जिसका हिंदी मीनिंग मेरे को अभी दिमाग में आएगा, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। और फिर एक कंप्लीट राउंड हो जाता है तो वो 360 एंगल, तो वो क्या कहलाएगा, कंप्लीट एंगल कहलाएगा। ये आपको एंगल्स की टाइप्स आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है बेटा, इस चीज को ध्यान में रखना। अब मान लिया बेटा आपके पास दो आपके पास लाइन सेगमेंट, ये लाइन सही हो, एक लाइन ये दे रखी है और एक लाइन ये दे रखी है, और ये एक पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे आपको ये इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट क्या दे, ओ। तो अब इन दोनों लाइन से, चलो इनके कुछ नेमिंग भी कर दो, जैसे ये ए भी कह दो बेटा इसको, और इसको क्या कह दो, ये सी डी कह दो, ठीक है ना। ये दो लाइन सेगमेंट थी, ये कट रही। तो बेटा इससे क्या हो रहा है, एक एंगल ये बन रहा है और ऐसे ये एंगल बन रहा है। तो ये एंगल क्या कहलाएंगे, देखो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो इनको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट, क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, विपरीत कोण जो होते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, विपरीत कोण है, ऊर्ध्वाधर विपरीत कोण, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। ऐसे बेटा ये और ये एंगल भी एक दूसरे के सामने और क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। जब भी दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का पेयर बनाएंगी। एक जोड़ा तो ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, एक तरीके से ये पेयर बनाएंगे। और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। अब बेटा बात आती है, अपन लीनियर पेयर हो गया, वर्टिकली अपोजिट हो गया। अब बात आती है इंटरसेक्टिंग और दो लाइंस, हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, दो लाइन है आपके पास, अगर वो नॉन पैरेलल है, समांतर नहीं है, जैसे मैंने एक लाइन ये एक ये ले ली, एक ये ले ली, तो इनके बीच की दूरी हमेशा समान है, तो ये कभी भी स्पेस में जाकर के ये कभी भी मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगी ना। तो इनको क्या बोल देते हैं, पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं, क्या बोल देते हैं, समांतर, पैरेलल लाइंस, क्या बोल देते हैं, पैरेलल, पैरेलल लाइंस जो कभी भी नहीं मिलती हैं, जो कभी नहीं मिलती है, कभी नहीं मिलती है, ठीक है। और एक लाइन यूं है बेटा, और मान लिया कि एक ये, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे इसको ये प्रोड्यूस करते 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 और ये इसको ये पीछे प्रोड्यूस करते करते कहीं ना कहीं तो मिलेंगी ना, एक तरीके से कहीं ना कहीं तो स्पेस में इंटरसेक्ट करेंगे, और हमेशा एक एंगल तो नॉन पैरेलल लाइंस तो हमेशा क्या होती है, वो इंटरसेक्ट करेंगे। समांतर रेखाएं हमेशा एक दूसरे को कट करेंगी और समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
अब बेटा आपकी जो एक्सरसाइज है आपका 6.1, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं लेता हूं। मेरे को जहां तक है, अगर ये कंसेप्ट्स आपके दिमाग में बैठ गए होंगे तो अब देखो आप एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक फिगर दिया हुआ आपके पास, वो फिगर है ए बी, एक लाइन है। क्या दिया हुआ फिगर, ये ए और ये बी, ए बी एक लाइन है। एक लाइन इसको इस टाइप से कट कर रही है, वो लाइन कौन सी है, उस लाइन को दे रखा है इन्होंने सी डी, ये सी और बेटा ये डी। तो ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ पॉइंट पे कट करती हैं। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एओसी, और एक लाइन बेटा दे रखी है आपको ओ ई, वो इस टाइप से दे रखी है, ये ओ ई दे रखा। ठीक है, मैथ्स में कोई हिंदी और इंग्लिश का इतना कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा ना, तो अपने इंग्लिश वाले थोड़ी से वर्ड्स अगर हिंदी में निकलते हो तो उसको थोड़ा पकड़ने की कोशिश करना, और हिंदी वाले इंग्लिश में पकड़ने की कोशिश करना है। ठीक है ना, क्यों, हिंदी भी अपनी मातृभाषा है और इंग्लिश थोड़ी सी जरूरी है। ठीक है, तो सर्वाइव करने के लिए दोनों लैंग्वेज अपनी अपनी जगह दोनों ही अहमियत रखती हैं। तो बेटा क्या, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, तो ए बी लाइन और सी डी लाइन एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एक ओ पॉइंट पे काटती है, और ओ ई एक कॉमन लाइन दे रखी है सी बी। ठीक है, इसने क्या कहा, गिवन क्या, इफ एओसी एंड डीओई इज इक्वल टू ए, इफ यदि इफ एओसी प्लस एंगल बीओई इज 70 डिग्री, एओसी एंड बीओई 70 डिग्री एंड बीओडी इज 40 डिग्री, और एंगल बीओडी वो क्या दे रखा आपको बेटा, 40 डिग्री दे रखा। तो फाइंड द बीओई एंड रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, तो आपको क्या करना है, एक तो बीओई ये आपको फाइंड करना है। तो जो चीज गिवन है, जो चीज आपको दी गई है उसको तरीके से तमीज से उतार लिया, और जो चीज फाइंड करनी है उसको अपने लिख लिया ताकि अपने को। और रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, रिफ्लेक्स किसका, सीओई का रिफ्लेक्स, ये निकालना, ये 2 पॉइंट्स है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब रिफ्लेक्स एंगल आपको मालूम है तभी तो इस चीज को डिस्कस कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज, इसलिए थ्योरी को बहुत ढंग से पढ़ा करो आप लोग। अब बेटा दे रखो आपके पास की एओसी कौन सा, यानी ये एंगल एओसी, यानी ये एंगल बीओई यानी कौन सा एंगल दे रखा आपको, बीओई, ये एंगल, ये दोनों मिलके तो कितना है, 70 डिग्री है। ये दोनों मिलकर के कितना है, 70 डिग्री है। तो एंगल एओसी प्लस बीओई प्लस, और ये कौन सा एंगल हो गया, ये एंगल हो गया आपके पास एंगल सीओई, एंगल सीओई। तो बेटा ये तीनों एंगल मिलके तो क्या होना चाहिए, 180 हो जाना चाहिए ना, क्योंकि स्ट्रेट एंगल, तो ये तीनों ही मिलके तो क्या होना चाहिए, 180 हो जाना चाहिए। ठीक है, अब 180 हो जाना चाहिए, तो ये एओसी और बीओई ये तो 70 डिग्री दे रखा है, तो एओसी और ये बीओई यानी ये दोनों मिलके, इन की जगह तो मैं 70 लिख दूं, तो 70 डिग्री प्लस एंगल सीओई, ये कितना हो गया, 180 आया ना। तो सीओई कितना आ गया, सीओई आ गया 180 माइनस 70, तो एंगल सीओई इक्वल टू कितना हो गया बेटा आपके पास, 110 डिग्री। ये आ गया आपके पास कौन सा एंगल, ये वाला आ गया 110। ठीक है, बट आपको तो कौन सा पूछा है, आपको तो पूछा एंगल बीओई, है ना, और बीओडी दे रखा आपको कितना, 40 डिग्री। बीओडी यानी ये एंगल, ये दे रखा आपको 40 डिग्री। तो अब बेटा आप ये देखिए, अब सीडी एक स्ट्रेट लाइन है। अब देखो ये एंगल प्लस ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। भाई स्ट्रेट लाइन है ना, सीधी रेखा है, सरल कोण है, तो ये तीनों मिलकर के क्या होना चाहिए, तीनों कोण मिलकर के क्या है, 180 होने चाहिए। तो बेटा ये 110 है और ये कितना 40 डिग्री है, तो 110 एंड 40 डिग्री कितना 150, तो ये कितना बच गया देखो। तो अब इसके अंदर आप क्या देखोगे,
एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180। अब इसकी वैल्यू COE की क्या निकाली है आपने? अभी निकाली है 110। BOE आपको निकालना है और BOD क्या दे रखा है आपको? 40 दे रखा है। ये 40, ये 180, तो बेटा क्या हो गया? एंगल BOE इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 110 माइनस 40, डायरेक्टली मैं लिख दूं 1 माइनस 150, तो एंगल BOE कितना आ गया बेटा आपके पास? 30 डिग्री। तो यानी ये एंगल कितना आ गया आपके पास? 30 डिग्री। तो देखो 110 प्लस 30 140, 140 और 40 कितना हो गया? हो गया 180, ये 180 हो गया। तो यानी ये वाली चीज आपकी कितनी आ गई? 30 डिग्री। अब बात आती है रिफ्लेक्स ऑफ COE। अब COE कौन सा है? COE देखो ये वाला। अब इसने क्या बोला बेटा आपको कि रिफ्लेक्स ऑफ COE बोला है। तो COE का रिफ्लेक्स यानी बाहर की तरफ वाला। अपन बात करते हैं जैसे ये कौन देगा, इसका रिफ्लेक्स कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा। तो ये COE, तो इसका रिफ्लेक्स कौन सा कहलाएगा? ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल। तो अब इस पॉइंट पे तो कितना बन सकता है? पूरा 360 डिग्री बन सकता है ना। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE यहां लिख देता हूं मैं। क्या हो जाएगा? 360 माइनस 110। ये पूरा कितना? 360 होना चाहिए, उसमें से 110 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? ये बच जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा आपके पास बेटा? 250। तो ये रिफ्लेक्स ऑफ CE, ये भी कितना आ जाएगा? 250। ऐसे आपको ध्यान रखना। आ रही बात समझ में? इस टाइप से आप लोगों को करना है। अब देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्या कहा इसने? फिगर वही दे रखा आपको, XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। एक XY लाइन दे रखी है आपको और एक बेटा आपको M और क्या दे रखा है? N। वो ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। इफ POY इज 90 डिग्री और एक इसको P कह देते हैं, ये कितना दे रखा आपको? 90 डिग्री दे रखा, ठीक है। ये POY इज 90 डिग्री और क्या दे रखा है? A is to B is 2:3 और गिवन है आपको A is to B is 2:3, ये आपको गिवन और एक 90 डिग्री। तो आपको एंगल C फाइंड करना है। तो आपको एंगल C फाइंड करना है, तो कह दो भैया एंगल C क्या, पहले वो बताओ सही क्या क्या। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ABC, इसको इसने कहा है, एक मिनट मैं चेंज कर दूं आप लोगों के लिए। ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है। ये ABC तीन एंगल, ठीक है। अब इस रेशो का मतलब समझना, A:B का मतलब क्या है? A अनुपात B का मतलब क्या है कि ये एंगल की A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 3 नहीं है। ये कटिंग करने के बाद, यानी इनको सेम नंबर्स, कटिंग कब होती है कि सेम नंबर से कट होने के बाद इनका जो निचोड़ निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है? 2:3 की फॉर्म में आ रहे हैं। यानी माना लेट A is 2x and B is 3x। A is 2x और B is 3x। आ रही बात सुनिए बेटा, कि जैसे मान लिया कि A 15 हो और B की वैल्यू 20 हो, तो यार ये 15 और 20 ये बड़ा बड़ा लिखने में दिक्कत होता है यार। 5 से कॉमन आ रहा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा? 3 into 5 और इसको क्या लिख सकता हूं? 4 into 5। तो ये 5 जो ये कॉमन नंबर आ गया, ये 5 कॉमन नंबर आ गया, तो इससे मैं ये कट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा?
3 और 4 आ गया ना, ए कितना आ रहा 3 और बी कितना आ रहा 4। अरे तो ये बी ए एक्चुअल में 3 थोड़ी है, या बी एक्चुअल में 4 थोड़ी है, बी तो 20 था। तो आप क्या बोलोगे, ये कटिंग हुई है इसलिए, यानी ये ए और बी किस रेशियो में आ गए, 3:4 के रेशियो में आ गए। पर एक्चुअल तो क्या आपके 15 और 20 थे ये। तो वही कहने का मतलब है कि एक्चुअल 2 और 3 नहीं है बेटा, एक्चुअल तो ये तो रेशियो दिया हुआ है कि भाई इस कटिंग वटिंग के बाद या वो नंबर क्या था वो अपने को नहीं मालूम, वो ही अपने को निकालना है। तो यानी वो समझ लो कि वो नंबर क्या था आपके पास, ये x था। तो a = 2x और b = 3x मान लिया। अब देखो बेटा आपके पास कि a b और ये 90 मिलकर 180 हो जाएगा। अगर एंगल c निकालना आपको, ठीक है, तो देखो एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY, ये 180 होता है। ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों मिलकर 180 होने चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट ये बन रहा है। XOM कितना है, XOM ये कितना है, ये B। MOP कितना है, MOP कितना बेटा, ये A। और ये कितना है 90 डिग्री इक्वल टू 180। तो क्या हो जाएगा, A प्लस B इक्वल टू 180 माइनस 90। तो A प्लस B इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, है ना। अब बेटा A ये मान लिया 2x और B 3x मान लिया, तो बेटा A की जगह क्या लिख दूं मैं, यहाँ 2x लिख दूं, और B की जगह क्या लिख दिया 3x इक्वल टू 90। तो क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/5, और कटिंग करोगे तो कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 और ये 18 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई आपके पास 18। ये आपके पास x की वैल्यू हो गई। अब x की वैल्यू 18 आई तो क्या लिख देंगे 2 × 18, तो यानी 36 a का मान आ गया, और b का मान कितना आ गया, b का मान आ गया 3 × 18 54। ये a और b के मान आ गए। बस अब आपको c निकालना है। तो बेटा आप देखो तो सही, ये b और c मिलके कितना हो रहा है, ये पूरा मिलके आप कितना हो रहा है 180 हो रहा है। अब एंगल b और c मिलके कितना होना चाहिए 180। तो b की वैल्यू कितनी आई है आपने 54, c की वैल्यू निकालनी है तो 180। तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 54, तो वो क्या आ जाएगा 126। और ये इस टाइप से c की वैल्यू क्या आ गई 126। ये आपका क्वेश्चन आ रही बात समझ में। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब बेटा देखो एक क्वेश्चन नंबर इसने दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन देखो, ये डायग्राम में बना देता हूं। PQR, ये PAQR, इसको x का है और इसको y का है, ठीक है। तो S&T लिया हुआ आपका, तो आप भी बेटा इसको S&T ले लो, ठीक है। अब देखो एंगल PQR एंड PRQ इक्वल है, क्या गिवन है आपको PQR एंड PRQ, ये गिवन है आपको दिया हुआ है, ये क्या है दिया हुआ है PQR, देन प्रूव दैट PQS। तो आपको प्रूव क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, टू प्रूव क्या सिद्ध करना है आपको सिद्ध करना है PQS एंगल PQS इक्वल टू PRT इक्वल टू PRT, ये एंगल आपको, ये चीज आपको सिद्ध करनी है, ठीक है। अब देखते हैं अपन बेटे PQR और PRQ, PQR यानी ये एंगल और PRQ यानी ये एंगल, ये दोनों तो आपको क्या दे रखे हैं इक्वल दे रखे। ऐसे में यो सिंबल बना देता हूं, इसका मतलब ये समझ जाना है कि ये इक्वल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है PQS, PQS, अच्छा ये S दे रखा है,
ये एस दे रखा है बेटा और ये टी दे रखा है। तो पी क्यू एस कौन सा हो गया? पी क्यू एस हो गया आपके पास ये एंगल और ये एंगल, ये भी दोनों इक्वल होंगे, ये अपन बात करते। तो अब देखो बेटा, एंगल एस क्यू पी या पी क्यू एस, पी क्यू एस यानी ये एंगल प्लस पी क्यू आर यानी कौन सा वाला? ये एंगल प्लस पी क्यू आर, ये स्ट्रेट एंगल हो गया, 180 डिग्री हो गया ना। ये पूरा मिलाकर तो 180 हो गया कि नहीं हो गया? ये 180 हो गया, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ऐसे इधर देखो, एंगल पी आर टी, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल पी आर टी, पी आर टी प्लस, और बेटा कौन सा वाला? पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये भी क्या हो गया? 180 हो गया, इसको नंबर 2। अब बेटा ये भी 180 ये भी 180 तो है नहीं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को बराबर रख दूं मैं? ठीक है, रखते हैं। तो पी क्यू एस, ये 1 की तरफ तो 1 वाले लिख दिए, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, ठीक है। और इस 180 की जगह ये सेकंड यानी पी आर टी प्लस पी आर क्यू, ये दोनों एंगल आपने रख दिए। बट आपको दिया हुआ है क्या बेटा? देखो ये क्या दिया हुआ है? पी क्यू आर और पी आर क्यू। पी क्यू आर कौन सा? पी क्यू आर, पी क्यू आर यानी पी क्यू आर कहां गया? ये, और पी आर क्यू क्या गया? ये दोनों तो इक्वल दिए हुए ना, ये दोनों इक्वल दिए हुए, तो इसका मतलब ये तो आपस में कट जाएंगे, ये इक्वल दिए तो कट जाएंगे, तो बचा क्या? पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। और क्या सिद्ध करना था? यही तो सिद्ध करना था, हेंस प्रूव इति सिद्धम। ये क्यों कट किए हैं? क्योंकि बेटा आपको यहाँ पे ये चीज दी हुई है, इसलिए अपन ने इसको कट किया, तो फिर ये बचा, ये तो सिद्ध हो गया एक तरीके से। ठीक है बेटा, चलो आज केवल अपन इतना सा ही लेंगे। तो आज का आपका काम क्या रह गया? क्या होमवर्क रह गया बेटा? इस चैप्टर के जो बेसिक्स मैंने बताए हैं, इन बेसिक्स को वापस पढ़ना है आपको, वीडियो को देखना है, बुक से भी पढ़ना है, और फिर इन क्वेश्चंस को करना है। आगे जो क्वेश्चंस है फिर अपन ट्राई लेंगे, ठीक है। और बिल्कुल बेटा देखो, ऑनेस्टी आप रखना, ईमानदारी से आज अटेंड मतलब पढ़ोगे जा करके, तो कल की क्लास फिर समझ में आएगी। नहीं तो अदरवाइज क्या, फिर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, फिर वो चीज इकट्ठी हो जाएगी। तो बेटा मेरे साथ साथ आप इस चीज को कर लो। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।